हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो फिर से आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। आई होप कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चे, इससे पहले हमने 2016 का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कर लिया है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको तो कितना 15 क्वेश्चन करवाया था, और आज सेकेंड पार्ट में रिमेनिंग 15 क्वेश्चन में करवाऊँगा। आपको पता ही, मैं बस क्वेश्चन नहीं करवाता हूँ, मैं उसको पूरा डिटेल एनालाइज करवाता हूँ। इस वजह से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो इसलिए आप ज़्यादा टेंशन ना हो। अगर आपको बहुत वीडियो थोड़ा स्लो लग रहा हो तो आप उसे थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर आप देख सकते हो। फाइनली ये कि आपको मतलब क्वेश्चन समझ में आने चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए। मैं इस पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है। तो जब क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, जैसा भी एग्जाम हॉल में आपको क्वेश्चन मिलेगा, आपका चेहरा कुछ इस तरीके से एकदम खिल जाएगा। चल भाई, ये क्वेश्चन अपने को आता है, सॉल्व कर निकल गए। ना कि ऐसा पता चला, ऐसा वाला कंडीशन बिल्कुल ना होना चाहिए, ऐसा वाला कंडीशन होना चाहिए, है ना। तो इस वजह से आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना और कॉन्सेप्ट को समझ के जाना है। तो चलिए, कल मैंने आपको कितना 15 क्वेश्चन कल ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया था, और रिमेनिंग 15 क्वेश्चन आज बताता हूँ मैं आपको। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बाईसाइकिल डीलर हैज़ 20,000 टू इन्वेस्ट व्हेन अ बाईसाइकिल इज अवेलेबल फॉर 800 रुपीज़। ठीक है, एक यहाँ तक एक सेंटेंस खत्म हुआ। अब यहाँ पे कंडीशन कह रहा है, इफ़ द प्राइस ऑफ बाईसाइकिल इंक्रीज बाय 25%, देन द नंबर ऑफ बाईसाइकिल हैज़ बी परचेज विद सेम रुपीज़। सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक डीलर है, वो बाईसाइकिल खरीद, उसके पास कितने रुपये होते हैं, 20,000 रुपया है। तो 20,000 रुपया है उसके पास, ठीक है, इन्वेस्ट करने के लिए। और कब है वो इसको देता है, मतलब कि दुकानदार को देता है 20,000 रुपया। भाई कहता है 800 रुपया पर साइकिल है, तो मुझे कितना साइकिल इससे आएगा, वो साइकिल लेता है। तो सिंपल था, इसको ऐसे बनाओ कि जो आपका गिवन क्या है, गिवन लिखें इसमें, फिर मैं आपको समझाता हूँ इसको अच्छे से। तो ओरिजिनल प्राइस जो है बाईसाइकिल का, ओरिजिनल प्राइस कितना है बाईसाइकिल का, बताइए। 800 रुपया, ₹800 रुपीज़, ये ओरिजिनल प्राइस है। और जब इसका 800 रुपया होता है, तो डीलर के पास उस वक्त कितने पैसे होते हैं, उस वक्त उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए है कितने रुपये, बताओ। डीलर इन्वेस्ट करता है 20,000 रुपीज़, ठीक। तो बताओ, एक बाईसाइकिल का मतलब कि एक बाईसाइकिल का दाम कितना है, 800 रुपया है। और उस 2,000 रुपया वो दे रहा है कि चलो भाई 2,000 जितने भी हो रहे हैं, मैं 2,000 ही दूंगा, 20,000 दूंगा मैं आपको, जितने बाईसाइकिल हो रहे हैं दे रहे हैं। तो इसमें से नंबर आपको निकालना है कि इतने रुपये में कितना उसने लिया बाईसाइकिल। तो नंबर ऑफ बाईसाइकिल कितना निकाल लिया था, बताओ। नंबर ऑफ बाईसाइकिल, इसका सिंपल से क्या करते हैं, बताओ। आपने जितना रुपया दिया है और एक को उसे डिवाइड कर दो, बस। वो तो आसान से होता है। इसको कट करो, कितना हो जाएगा ये, और 25 हो गया। ये आपका मतलब कि पहले जब इंक्रीज वगैरह कुछ नहीं होता तब, तो ये स्टार्टिंग में कितने बाईसाइकिल ले सकते थे, 25 ले सकते थे। सिंपल है। देखो, इसको मैं थोड़ा सा समझाऊंगा एक बार। अब अगर शॉप पे जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे एक पेन आपको पसंद आ गया सपोज़, तो उस पेन का, उस शॉप से पूछते हो भाई इस पेन का, एक पेन का दाम कितना रुपया है। तो वो शॉप के ऊपर आपको बताता है, जो दुकानदार होता है वो बताता है भाई एक पेन का दाम है 10 रुपया, ठीक है। और आपके पास होते हैं 100 रुपीज़। आपके पास कितने रुपये अवेलेबल हैं, आपके पास है 100 रुपीज़ है आपके पास। ये तो आप पेन का दाम है, ठीक है, ये 10 रुपया, एक पेन का दाम 10 रुपया है, और आपके पास 100 रुपीज़ है। उस वक्त आपने बोला भाई मेरे पास 100 रुपीज़ है, जितने पेन हो रहे हैं मुझे सारे के सारे पेन दे दो। आपने उसे 100 रुपीज़ दे दिया, तो वो शॉपकीपर क्या करेगा, आपको कितने पेन देगा, बताओ। जब उसे आप 100 रुपीज़ दोगे, तो सिंपल सा, आपने जितना रुपया दिया आप बाई एक पेन का दाम, तो इस जब कट करोगे कितना पेन हो जाएगा, आपको 10 पेन होगा। उस शॉप पर आपको कितना पेन देगा, 10 पेन देगा। सेम तो वही कंडीशन यहाँ पे है कि एक बाईसाइकिल का दाम है 800 रुपया, और आपके पास इन्वेस्टर पास कितना है, 20,000 रुपया है। उसने 20,000 रुपया दे दिया, बोला भाई जितनी बाईसाइकिल है मुझे दे दो। तो उस हिसाब से जब उसको डिवाइड करेंगे तो आपको 25 बाईसाइकिल उसको आएंगे स्टार्टिंग में। आई होप कि अब तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये पेन वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, ईजी वे में कोशिश करूँ समझाने का, है ना, समझ में आ गया होगा। चलो, अब यहाँ पे आता है आगे का कंडीशन। ये तो था स्टार्टिंग कंडीशन, जब यहाँ पे कोई इंक्रीज वगैरह कुछ नहीं हुआ था। अब आ रहा है कि आफ्टर इंक्रीज, स्टेप 2 में हो। ये स्टेप फर्स्ट था जिसमें एकदम नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं था। स्टेप 2 में है आफ्टर इंक्रीज। आफ्टर इंक्रीज, जब देखो प्राइस इंक्रीज होता है, तो अब डीलर कह रहा है भाई तुम प्राइस इंक्रीज करो, कुछ भी करो, मैं आपको उतना ही रुपया दूंगा, ठीक है। डीलर का रुपया तो फिक्स है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो बाईसाइकिल का था, द प्राइस ऑफ बाईसाइकिल इंक्रीज, जो बाईसाइकिल जितना रुपया था उसका वो 25% इंक्रीज़ हुआ। तो उसका इंक्रीज हुआ, तो मतलब क्या हुआ, 800 और प्लस 25%, 25/100 लिखेंगे। और किसका, वही जो पुराना रुपया था उससे 800 मतलब 25% इंक्रीज हुआ। इसको कुछ ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसको 0 से 0 कट कर दो। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, बताओ। 800 प्लस 25 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 200। तो इसको सम करोगे तो कितना हो जाएगा, 1000। अब जो हो गया, जब 25% इंक्रीज़ हुआ, अब एक बाईसाइकिल का दाम कितना हो गया,
₹1000 हो गया, लेकिन फिर भी डीलर कहता है भाई चाहे वो ₹1000 में दे या 10,000 में दे, मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको तो ₹20,000 दूंगा। तो अब शॉपकीपर उसको कितना अब उसको कितना देगा बाईसाइकिल बताओ, ये पूछ रहा है। सिंपल सा है कि अब उसको जो नंबर ऑफ बाईसाइकिल मिलेगा, नंबर ऑफ बाईसाइकिल जो मिलेगा, जितना रुपया डीलर दे रखा है आपको, ₹20,000 दे रखा है, तो ₹20,000 ऊपर रख दो, और कितना है नीचे ₹1000 पर बाईसाइकिल, तो इसको कट कीजिए आप, कितने हो गए आपका 20। तो अब उसको कितना मिलेगा, 20 बाईसाइकिल मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल है लेकिन मस्त क्वेश्चन है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। इफ़ टू क्वान्टिटीज़ एक्स एंड वाई, है ना, दो क्वान्टिटीज़ है एक्स एंड वाई, इफ़ एन इंक्रीज इन एक्स काउज प्रोपोर्शन डिक्रीज, देखो सिंपल दो क्वांटिटी, एक एक्स है दूसरा क्या है वाई है। सिंपल करा, अगर एक्स इंक्रीज होता है तो वाई क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सच दैट प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट, और इसका जो प्रोडक्ट है एक्स से वाई का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, कांस्टेंट है। ये कंडीशन आपका कह रहा है ना, ये दो चीज़ कह रहा है कि ये सिंपल सा देखो, जब भी एक इंक्रीज हो दूसरा डिक्रीज हो और दोनों कांस्टेंट हो, सिंपल सा होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन का साइन होता है। इसका मतलब क्या कि x इन्वर्सली प्रोपोर्शन है y के। ये क्या होता है कि अगर आपका x बढ़ेगा तो ये घटेगा, अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। अगर यहीं पे अगर बोल देता है कि दोनों बढ़ रहा है, अगर यहाँ ऐसे होता है x इन डायरेक्टली प्रोपोर्शन y, इसका मतलब क्या होता है कि अगर x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, x घटेगा तो y भी घटेगा। ये होता है किसका कंडीशन होता है, ये वाला, ये जो कंडीशन है ये आपका है डायरेक्टली प्रोपोर्शन का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन का है, और ये वाला कंडीशन जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन का है। ठीक है, आपको ये दोनों पता होना चाहिए, कई बार पूछा गया है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है ये। तो सिंपल सा इसका आंसर है फिलहाल की ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 18 में देखो, 18 में बहुत अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ईच एज ऑफ क्यूब इज कलर्ड आइदर रेड और ब्लैक। हर एक एज जो है क्यूब का कितना एज होता है टोटल बताइए, 12 एज होता है। तो हर एक एज जो है वो या तो रेड या तो ब्लैक से कलर है। इफ़ एवरी फेस ऑफ क्यूब हैज़ एट लीस्ट वन रेड एज, जो जितना भी फेस होता है क्यूब का उसमें से एट लीस्ट वन रेड एज होना ही होना चाहिए। तो जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल अगर रेड एज, तो बताओ स्मॉलेस्ट पॉसिबल रेड एज कितना होता है। तो 6 एज होते हैं, टोटल कितने फेस होते हैं बताओ, फेस होते हैं टोटल 6, है ना, फेस कितने होते हैं 6 फेस होते हैं। और टोटल एज कितने होते हैं इसमें बताओ क्यूब में, मतलब साइड बोला एज बोलो कितने होते हैं 12 होते हैं। तो इसका सिंपल सा है कि बताओ, देखो इसमें आपको अगर 3D में डायग्राम लाऊं तो कितने फेस है टोटल, एक फेस ही हो गया आपके, दूसरा फेस, तीसरा फेस, चौथा फेस, पाँचवा छठा फेस। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसा पॉसिबल नंबर बताओ एज, मतलब ऐसा लाइन खींचो जिसमें कि हर फेस का एज, जैसे देखो ये फेज है तो 1 2 3 4 ये सारे के सारे इसके एज है ना, ये वाले देखो ये 4 है ना इसके एज है, इसके भी 4 है। तो कितना अब इतना एज रेड एज होगा कि हर फेस को ये टच कर रहा होगा। तो सिंपल सा इसका आंसर होता है 3 होता है। अभी थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ ये कैसे होगा 3। तो एक आप नीचे रेड एज खींच दो ना, रेड अगर खींचो तो रेड अगर देखो यहाँ पे अगर आता है तो इसके अंदर देखो 5 आ गया है ना, 5 आया कि नहीं आया इसके अंदर, देखो ये 5 नंबर। और आपका ये ऊपर वाला आ जाओ, ऊपर वाला फ्रंट है ना, ये फ्रंट मतलब 3 नंबर। तो फर्स्ट अगर यहाँ पे एक मैं लाइन खींचता हूँ, एक एज यहाँ पे खींचता हूँ, तो ये जो है इस वाले के में भी फेस में टच कर रहा है और इस वाले के में फेस में टच कर रहा है, तो 1 5 हो गए। अगर दूसरा में देखो कहाँ पे खींचो, अगर दूसरा अगर आप यहाँ पे खींचते हो, तो अगर दूसरा यहाँ पे खींचते हो तो बताओ कौन कौन सा नंबर पे टच करेगा, 1, ये देखो यहाँ पे ये 1 पे टच करेगा, बिल्कुल करेगा कि नहीं करेगा, हाँ। तो ये इसका देखो इस वाले का हो गया 1, और ये एक करेगा इस वाले का बोलो तो 4, तो 1 4 यहाँ पे आ गया। तो और तीसरा अगर आप मैं यहाँ पे अगर लाइन खींच दूँ, एक एज यहाँ पे खींच दूँ, तो इसका क्या होगा बताइए। तो ये 1 4 5 3 आएगा, ये आपका क्या हो जाएगा बताओ, 2 आ जाएगा, ये वाला बिल्कुल आएगा 2 आएगा, और आपका आ जाएगा 6। तो देखो अगर अब मैं 3 रेड एज अगर मैं खींचता हूँ, इस पर लाइन खींचता हूँ, तो आपका हर फेस को टच कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे खींचूँ तो ये कौन कौन सा फेस को टच कर रहा है, 1 और 4 को। अगर मैं यहाँ पे खींचूँ तो कौन कौन सा फेस को टच कर रहा है, 5 और 3 को। अगर मैं इस जगह खींचूँ तो कौन कौन सा फेस को टच कर रहा है, 2 और 6, मतलब 3 मिनिमम होना चाहिए, है ना। ऑप्शन नंबर इसका है डी। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, बहुत ही ये भी आसान क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 19 है कि इन ए पैरेललोग्राम PQRS, एक पैरेललोग्राम बनाओ आप सिंपल सा पहले। कह रहा है एक पैरेललोग्राम है
PQRS, ये पैरेललोग्राम है। इसमें कह रहा है कि बाइसेक्ट ऑफ एंगल P एंड Q मीट एट Q। तो P एंड Q बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब पता है ना आपको क्या होता है? ये आपको थ्योरम को आपको याद भी होगा, जब भी बाइसेक्ट करता है एट Q तो सिंपल 90 डिग्री होता है। लेकिन मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। देखो ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो बोल रहा है कि दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है कौन से पॉइंट पे? O पे, है ना। तो अब बताओ कि पैरेललोग्राम का जो सिंपल सा है P प्लस Q, पैरेललोग्राम का मैंने आपको स्टार्टिंग में मतलब 16 का फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जो एडजेसेंट एंगल होता है पैरेललोग्राम का, उसका सम कितना होता है? 180। तो एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं एडजेसेंट साइड के सम से। तो ये सिंपल सा लिख लो। अब इसमें से मैं अगर मुझे निकालना सिंपल सा पूछा, बताओ एंगल ऑफ POQ मुझे ये वाला एंगल पूछा, बताओ ये वाला एंगल क्या होगा? ओके, कुछ भी नहीं दे रखा है, सिंपल सा प्रॉपर्टी आप लोगों को सबसे पहले एडजेसेंट साइड का लेंगे। एंगल P प्लस एंगल Q 180 होता है। अब इसमें से इसको बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब कि P को इक्वल भाग में काट रहा है, मतलब कि आधा इधर आधा उधर। इसको बाइसेक्ट कर रहा है, आधा इधर आधा उधर। बाइसेक्ट मतलब आपको पता होगा, ठीक है। तो इसको कट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो यहाँ पे मैं आपको क्या, लेट P को x मान लो, है ना। लेट एंगल P इज इक्वल टू x। अगर मैं यहाँ पे एंगल P को x मानता हूँ तो बताओ एंगल Q यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर मैं एंगल P को यहाँ से x मान लेता हूँ तो ये हो जाएगा x प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल Q इज इक्वल टू 180 माइनस x। ये आपका एंगल Q निकल गया, ठीक है। और एंगल P को आपने x माना। अब क्या कह रहा है कि ये दोनों बाइसेक्ट हो रहा है और मुझे ये वाला एंगल चाहिए था। अब बताओ POQ। तो अब देखो POQ अब एक ट्रायंगल बना कि नहीं बना? आपका बिल्कुल एक ट्रायंगल बन गया P एंड Q। तो ये देखो इन ट्रायंगल POQ एक ट्रायंगल बन गया। और ट्रायंगल का क्या होता है प्रॉपर्टी? सम ऑफ ऑल द एंगल इन ट्रायंगल इज इक्वल टू कितने होते हैं? 180। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ। और बाइसेक्ट कर दिया मतलब कि क्या हो जाएगा? x/2। तो x/2 प्लस 180 माइनस x/2 प्लस एंगल POQ प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 180। क्या लिख सकते हो? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब इन्हें आप सॉल्व भी कीजिए। तो x क्या हो जाएगा? इन दोनों का आप क्या लेंगे? सबसे पहले बताओ एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम आप लोगे तो एलसीएम 2 हो जाएंगे और ये हो जाएगा x प्लस 180 माइनस x प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 180, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये प्लस x माइनस x कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? 180/2। 180/2 क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ये 90 प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 180। तो एंगल POQ पूछा, एंगल POQ का अकेले लिख दो। एंगल POQ इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री। तो इसका आंसर सिंपल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर इसका है सी। कुछ नहीं किया हूँ मैं। सबसे पहले ये वाला आपको पता होना चाहिए, इसका लॉ मतलब कि प्रॉपर्टी होता है किसका? पैरेललोग्राम का, कि एडजेसेंट साइड का सम कितना होता है? 180। जब मैंने 180 लगाया तो मुझे ये एंगल पूरा पता चल गया ना, पूरा पता चला, ओके। अब ये बोला बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब सिंपल होता है कि इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो मैं इसमें से एक को x मानूंगा। तो x, जब P को x माने तो यहाँ से Q निकाल लिया, x 180 माइनस x। फिर एक ट्रायंगल बन गया। यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल बना, फिर ट्रायंगल का सम प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा दी है ना, एंगल ट्रायंगल बना। ट्रायंगल का प्रॉपर्टी सिंपल सा होता है कि सम ऑफ ऑल ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये वाला प्रॉपर्टी से आप एंगल POQ निकाल सकते हो, ओके। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या है। The ratio of a number of boys and girls in a school of 720 students is इतना रेशियो था। How many girls should be admitted to make the ratio 1:1? देखो सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक स्कूल है जिसमें टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 720 है। और उसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ का रेशियो क्या है? तो गर्ल्स बॉयज़ का जो रेशियो है मतलब कितना? 7:5। और क्वेश्चन कह रहा है कि कितना, देखो इसमें से गर्ल्स से कम है, बॉयज़ ज़्यादा हैं। तो इसमें कह रहा है कि कितना गर्ल्स और इसमें कितने गर्ल्स और एडमिशन लेंगे कि दोनों का रेशियो इक्वल हो जाए, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज़। यहाँ पे सिंपल से ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसका मतलब है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज़ होना चाहिए, है ना, ये पूछ रहा है। तो कितना नंबर इसमें और कितने नंबर ऑफ गर्ल आएगी कि ये रेशियो दोनों इक्वल हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। चलो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व ये करोगे, देखो टोटल रेशियो कितने हैं? 7:5 है। तो पहले बॉयज़ का लिख लो, है ना। बॉयज़ कितने नंबर ऑफ बॉयज़ टोटल?
7, इसको हम 7/रेशियो का आराम से ऐसे लिख सकते हो ना, टोटल रेशियो बाई बॉयज़, तो 7/1/12 इंटू हो जाएगा 720। तो यहाँ से अगर बॉयज़ का रेशियो निकालो कितना हो जाएगा, 60 में कट होगा और 42 42, मतलब ये आपका हो जाएगा 720। आपका कितने हो गए, बॉयज़ हो गए। अब गर्ल से बताओ, गर्ल से कितने हैं फिलहाल प्रेजेंट, गर्ल से जो नंबर है उसको गर्ल से का कितना 5:12 इंटू 720 इज इक्वल टू, इसको कट कीजिए कितना हो जाएगा 6×6 = 30, मतलब हो जाएगा 300। तो नंबर ऑफ बॉयज़ है 420 और नंबर ऑफ गर्ल्स है कितने 300। तो बताओ कि अब इसमें पूछ रहा है कि बताओ रेशियो कब इक्वल होगा, तो सिंपल सा बात है भाई, बॉयज़ ज़्यादा है और गर्ल्स कम है। देखो कितना ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है, तो 420 और -300 कर दो। तो अगर ये 120 अगर कर दोगे यहाँ पे तो माइनस करोगे तो 120 आएगा। सिंपल सा, अगर 120 एक गर्ल्स और एडमिशन ले लेगी तो वो भी 420 हो जाएगी, है ना। 120 अगर इसमें 300 में ऐड करो 420 हो जाएगा। तो मतलब कि बॉयज़ का 420 है तो गर्ल्स भी कितनी होनी चाहिए, 420 होनी चाहिए। तो कितना कम है फिलहाल 120 है, तो 120 अगर एडमिशन लेती है तो वो दोनों इक्वल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका है सी। क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या कह रहा है कि इन फिगर ABCD इज ए क्वाड्रिलेटर विद एंगल B इज इक्वल टू इतना, एंगल D इज इक्वल टू इतना, इफ BAD एंड BCD आर इन द रेशियो 2:3 देन द वैल्यू ऑफ द 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, क्वाड्रिलेटर बनाओ, इसका नाम है ABCD। ये बोल रहा है कि उसमें से जो एंगल B है, एंगल B पर कितना गिवन है बताओ, 55 डिग्री गिवन है, और एंगल D कितना गिवन है, 104 डिग्री गिवन है। और आपसे पूछ रहा है बताओ ये एंगल A एंगल C क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछ रहा है, और आपको उसका BAD का रेशियो दे रखा है कितना 2 एंड BCD का रेशियो दे रखा है 3, है ना, 2:3। तो इसको मैं यूज़ करूँगा लेकिन अभी थोड़ा देर बाद। सबसे पहले देखो कि आपको गिवन क्या है, तो एंगल B इज इक्वल टू कितना है 55 डिग्री, एंगल D इज इक्वल टू कितना है 104 डिग्री, और मैं इन दोनों को एक्स वाई बिल्कुल मान सकता हूँ क्योंकि इक्वल तो होगा नहीं, इसलिए एक्स वाई इसको मान लिया मैं फ़िलहाल के लिए एक्स वाई। तो एंगल BAD इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स हो गया, ऐसे एंगल B लिख देता हूँ सिर्फ। तो एंगल A इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, एक्स हो गया, और एंगल C इज इक्वल टू क्या हो गया, y हो गया। ये सिंपल सा मान लो। अब हम जानते हैं क्वाड्रिलेटर का जो प्रॉपर्टी होता है कि सम ऑफ ऑल द एंगल इन क्वाड्रिलेटर इज इक्वल टू 360। ये प्रॉपर्टी आपको पता है, ठीक। तो सिंपल सा लिख दो, तो सम ऑफ ऑल एंगल से लगा दो, तो 55, तो ऐसे लिख दो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 3। देखो भाई मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। अदरवाइज देखो ये सारी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ, इसको मैं स्किप करके डायरेक्ट आपको आंसर बता सकता था, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, आराम से समझो, ताकि अगर समझ मैथ्स से सिंपल होता है, अगर मैथ्स आप समझ लेते हो एक बार ना, तो आप उस टाइप का क्वेश्चन कभी भी सॉल्व कर सकते हो। इसलिए मैथ्स का रट्टा मार के नहीं जाना कि भाई शॉर्ट कट मुझे आंसर बताइए, नहीं यार, आपको डिटेल में चाहिए, PYQ डिटेल में एनालाइज करके बिल्कुल जाना चाहिए आपको, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन आए थोड़ा बहुत घुमा फिरा दे तो आप उसे अटैम्प्ट कर सको वहाँ पे, ओके। इसलिए इसको डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए आप ज़्यादा टेंशन ना लेंगे सर इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है, बिल्कुल भाई इतना टाइम लगेगा आपको समझने के लिए, है ना, तो थोड़ा सा तो आपको टाइम देना पड़ेगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360। तो यहाँ से x प्लस वाई का वैल्यू अगर निकालो आप तो 360 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा -55, मतलब 159, ठीक। तो x प्लस वाई का अगर इसको माइनस कर दोगे कितना हो जाएगा बताओ 201। तो यहाँ पे x प्लस वाई आपका निकला 201। अब देखो यहाँ पे आपका, अब यहाँ पे अब रेशियो का खेला, जो रेशियो दे रखा है ना, अब रेशियो का खेला यहाँ से स्टार्ट होगा। तो रेशियो का खेला स्टार्ट जो होगा तो ये x माना है ना y माना है, तो x को मैं x बाई वाई का क्या रेशियो दे रखा है 2:3 रेशियो दे रखा है। तो इसे मैं सिंपल सा x मान लेता हूँ 2x/3x। तो इसका मतलब क्या है बताओ, इसका मतलब क्या है कि मैं x के बदले में क्या लिख दूँ 2k लिख दूँ, और y के बदले में क्या लिख दूँ 3k। तो अब यहाँ पे आइए, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2k प्लस 3k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 201, और 2 एंड 5 कितना हो जाएगा बताओ 5k इज इक्वल टू 210। अब इसको जब यहाँ से k का वैल्यू अगर आप निकालते हो तो k का वैल्यू सिंपल सा आता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन थोड़ा सा है भाई, आता है पॉइंट में 14.1 आपका k का वैल्यू। अब यहाँ पे क्या k जहाँ पे वहाँ पे आप क्या रख दो, यहाँ देखो
के का वैल्यू पुट कीजिए इसके अंदर, तो 14 इंटू 40.1 इंटू 2 कीजिए, तो कितना इसका आंसर आएगा बताओ, 14/2, तो ये हो जाएगा 20/40, 40.1 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक, 40.1। तो इसका अगर मल्टीप्लाई करते हैं 14.1.2, तो इसको सिंपल सा अगर 80 ले लो, 18 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, तो 18 पॉइंट समथिंग तो कोई है ही नहीं, देखो है कहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर सिंपल सा ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या है। 22 कह रहा है कि बताओ इसमें से √2 प्लस √x इज इक्वल टू 3, देन x का वैल्यू मुझे बताना है। तो इसका क्या होगा बताइए, इसको आप लिख सकते हो √2 प्लस √x इज इक्वल टू 3। तो इसमें से आपसे x का वैल्यू पूछा है, तो x का वैल्यू आपको बताने के लिए क्या करना, बोथ साइड अगर आप स्क्वायर करते हो, आप क्या करते हो, बोथ साइड स्क्वायर करते हो, तो स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा और इस पर स्क्वायर आ जाएगा, तो इसका सिंपल सा हो जाएगा 2 प्लस √x इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे √x रहने दीजिए, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 - 7, तो √x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, सॉरी 9 - 7 है, 9 - 2, तो ये हो जाएगा आपका 7। और यहाँ पे इसका रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे बताओ, दोनों साइड क्या करेंगे बताओ, रूट हटाना ना। आप देखो यहाँ पे आपका x का सिंपल सा क्या पूछा है, सिंपल सा आपका सिर्फ x पूछा है, ना कि आपका कुछ और पूछा है। रूट हटाने के लिए हम दोनों साइड फिर से स्क्वायर करेंगे ना, बोथ साइड स्क्वायरिंग फिर से करो यहाँ पे, तो बोथ साइड स्क्वायर, आप सिंपल सा पता आपको कि रूट हटाने के लिए हमेशा स्क्वायर करते हैं, तो √2 का स्क्वायर √x का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर से रूट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, x से बचा, और 7 का आंसर क्या हो जाएगा 49, तो ऑप्शन नंबर इसका है डी। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं था, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देख लो ऐसे आसान क्वेश्चन आते हैं, आसानी से टफ आते हैं, आसान क्वेश्चन भी आते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, वन ऑफ द नंबर इज मोर देन, ये तो देखो कितना ही प्यारा सा क्वेश्चन दे रखा है, वन नंबर इज 6 है ना, वन नंबर 6 मोर देन द अदर नंबर। तो एक नंबर है जो कि 6 बड़ा है अदर नंबर से, मुझे अदर नंबर नहीं पता, 7 टाइम्स होता है इसमें, देखो अदर नंबर को सिंपल सा x मान लो, जो नंबर जिससे बड़ा है उस नंबर को आपको क्या मानना होगा, लेट द नंबर भी x। अब ये कह रहा है उसमें से एक नंबर कितना बड़ा है, लार्जर नंबर कितना है x प्लस, या देखो द 7 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, तो ये आपका स्मॉलर नंबर हो गया, इज इक्वल टू द 6 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो इसको सिंपल सा ये स्मॉलर नंबर को आप x मान लो, तो ऐसे मानो स्मॉलर नंबर भी x, लेट द स्मॉलर नंबर बी x, स्मॉलर नंबर को क्या माना, x माना है, तो आपका लार्जर नंबर क्या हो जाएगा बताओ, लार्जर नंबर कंडीशन कर रहा है कि 6 मोर है, तो मतलब ये हो जाएगा x + 6। अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं आता हूँ, यहाँ पर गिवन था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कि 7 टाइम्स है तो स्मॉलर नंबर, 7 टाइम्स का मतलब क्या कि जो स्मॉलर नंबर है वो किससे मल्टीप्लाई करना है, 7x से मल्टीप्लाई करना है, वो इक्वल है, इक्वल टू को साइन दो, 6 टाइम द लार्जर नंबर था। अब जो इस वाला जो टर्म है ये इससे कितना बड़ा है, वो उसका 6 टाइम्स है, तो x 6 × x + 6, अगर इसे आप सॉल्व करते हो तो कितना हो जाएगा, 7x इज इक्वल टू 6x + 36। अब यहाँ पे 7x इधर आएगा तो x हो जाएगा इज इक्वल टू 36। सिंपल सा इसका आंसर क्या हो जाएगा, x का वैल्यू आपका क्या निकला बताइए, 36 से निकला है, तो यहाँ पे x का वैल्यू पुट करेंगे तो ये x का पहला स्मॉलर जो 36 हो जाएगा, और लार्जर क्या हो जाएगा x 36 + 6, तो हो जाएगा 42। तो सिंपल सा जो नंबर है वो कितना 36 × 42, तो 36 × 42 ऑप्शन नंबर इसका है बी। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात तो कुछ थी नहीं। 24 जो क्वेश्चन है देखो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है कि इन द केस ऑफ द ट्रेपेजियम द रेशियो ऑफ इट्स एंगल टेकन बाय ऑर्डर कैन नॉट बी, इसमें से कौन सा इसका रेशियो नहीं हो सकता है। तो देखो अब इसमें करना क्या होता है आपको कि एक ट्रेपेजियम अगर बनाते हो तो ट्रेपेजियम का हम जानते हैं इंटरनल एंगल कितना होता है, 100 360 होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिंपल सा देखो, तो अगर लेट द ऑल 4 है तो मैंने एक एंगल को x यहाँ पे मानोगे, एक को 2x से मानोगे, एक को 3x से मानोगे, एक को 4x से मानोगे, तब इसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, हर एंगल को हर ऑप्शन को इससे चेक करना होगा। इसका बस एक ही लॉजिक है, आपको ऑप्शन चेक करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो अगर ऑप्शन में मैं ए चेक करूँ तो बताओ क्या हो जाएगा, x × 1, तो क्या आ जाएगा ये x, और ये वाला हो जाएगा +2x + 3x + 4x इज इक्वल टू 180, ठीक। तो इसको सम करो कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 7
10x इज इक्वल टू कितना आएगा 360, सॉरी यहाँ 360। तो x 0 से 0 कटा तो x का वैल्यू क्या आएगा 36। फिर जब इसको अब इसमें पुट करेंगे तो इसमें आप देखोगे कि 360 आ रहा था, मतलब ये भी वेरीफाई होता है। उसी टाइप से आपका b भी चेक करोगे, 3b c भी चेक करोगे, ये सारे के सारे वेरीफाई हैं। देखो मैं सारा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन जब अगर आप d अगर आप चेक करोगे तो ये आप देखोगे कि ये इसका जब इसी तरह 4x + 5x + 2x + 3x अगर इसे आप चेक करोगे तो ये 360 नहीं आएगा, ये 360 नहीं आएगा, मतलब इसका ऑप्शन नंबर है डी। अब इसे 6x + 3x + 4x + 2x करोगे तो ये भी आपका 360 आ जाएगा फाइनली जब x का वैल्यू पुट करेंगे। तो इसका ऐसी तरह आप सारा ऑप्शन इसमें चेक कर सकते हो। अगर मैं इससे डिटेल बताऊँ तो भाई 10 से 15 मिनट इसी क्वेश्चन में लग जाएगा, इसलिए मैं आपको बता दूँ इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी। और तरीका जो है आपको हर ऑप्शन का आपको इसमें चेक करना है। ओके 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज हाफ एज वाइड एज इट longer is completely enclosed by x meter of the fish in the area in term of x। अब सिंपल सा इसमें एरिया पूछा है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बताओ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी होता है, सिंपल सा। इसमें से आपको फाइंड करना है, एल एंड बी आपको फाइंड कीजिए और इसमें पुट कीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं भी करके बताता हूँ कैसे करेंगे। देखो तो एरिया ऑफ, देखो इसमें देख ए रेक्टेंगल फील्ड है हाफ इट्स वाइड, जो इसका विड्थ जो मतलब उसका जो ब्रिज जो वो हाफ है एज इट लॉन्ग है, जो उसका लेंथ है उसका हाफ होता है। अब इसमें से क्या मानेंगे कि लेंथ को आप एक्स मान लो या लेंथ को एल मान लो। लेट द लेंथ भी क्या हो जाएगा एल मान लो, लेंथ को एल मान लो। तो आपका वेट क्या बता रहा है, हाफ बता रहा है, तो उसका ऐसे या ब्रीथ हो या विड्थ होगा कितना हो जाएगा L/2 है ना, L/2। अब यहाँ से अब क्या पेरीमीटर निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। क्यों निकाल सकते हो पेरीमीटर बताइए, क्योंकि द कम्प्लीटली इनक्लोज बाय द एक्स मीटर फिशिंग, जो इनक्लोज है ना पूरा, ये जो है ये पूरा जो इसका ये दे रखा है एक्स दे रखा है, ये कितना दे रखा है, ये जो पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड। तो ये जो क्या कम्प्लीटली इनक्लोज बाय द, ये जो इसके अंदर जितने भी एरिया वगैरह हैं सब के सब, इस अगर मैं सारा का सम करूँ तो ये एक्स बोल रहा है। तो सिंपल से यहाँ पे पेरीमीटर लगाओ सबसे पहले। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है 2 × L + B। तो पेरीमीटर आपका क्या दे रखा है एक्स दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ 2 × L को आपने L माना और B को आपने क्या माना L/2 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर x का वैल्यू आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा बताओ 2 × 2L + L/2। फिर यहाँ से x का वैल्यू निकालिए तो x इज इक्वल टू 2 × 3L 3L/2। 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू आप निकालो तो कितना, l का वैल्यू यहाँ से आप निकालो कितना हो जाएगा l = x/3। तो लेंथ आपका क्या हो जाएगा, लेंथ है x/3, तो यहाँ पे l क्या होगा x/3 और ब्रेथ क्या हो जाएगा बताओ x/6। ओके, तो आप इस फॉर्मूला में से पुट कर दीजिए, सिंपल सा। आपको l भी मिल चुका है और ब्रेथ भी निकल चुका है। तो x/3 × x/6, तो x × x क्या है x² और 18 हो जाएगा, 3 × 6 से 18, तो इसका वह x² 18। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा लेकिन था भाई। इसमें आप देखो पेरीमीटर भी आपका यूज़ हो रहा है, एरिया भी यूज़ हो रहा है, सबके सब इसमें यूज़ हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 से देखो क्या है, द हाइट ऑफ अ क्यूबाइड हुज बेस एरिया इज 180 देन वॉल्यूम इज इतना। अब सिंपल सा पूछ रहा है कि द हाइट ऑफ द क्यूबाइड, हाइट मुझे क्यूबाइड का क्या बताओ, हाइट ऑफ द क्यूबाइड मुझे बताना है। आपका वॉल्यूम क्या दे रखा है और एरिया भी दे रखा है ना, वॉल्यूम ने एरिया दे रखा है, आपसे पूछ रहा है कि बताओ मुझे हाइट क्या होगा। तो आप सिंपल सा आप वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले। तो वॉल्यूम ऑफ क्या है क्यूबाइड, क्यूबाइड इज इक्वल टू कितना दे रखा है 900 हमें दे रखा है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है L × B × H इज इक्वल टू 900। तो अब इसमें ये बताओ L × B लेंथ × ब्रीथ क्या होता है एरिया होता है, बिल्कुल लेंथ × B एरिया होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एरिया × हाइट इज इक्वल टू 900। अब मुझे एरिया कितना दे रखा है बताओ, एरिया आपको कितना दे रखा है यहाँ पे 180। तो यहाँ पे लिख लो 180 × H इज इक्वल टू 900। यहाँ से अगर H आप फाइंड करते हो तो क्या हो जाएगा 900/180, जैसे कट करो तो कितना हो जाएगा बताओ 18×90। मतलब इसका आंसर है सिंपल सा, H का वैल्यू आपका क्या आ गया H इज इक्वल टू 5। ऑप्शन नंबर इसका है B। 27 देखो क्या है,
क्वेश्चन 27 क्वेश्चन ये बहुत ही प्यारा सा है एंड आसान सा क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की कुछ बात है नहीं। तो 27 का क्वेश्चन समझते हैं कि ए बी एंड सी कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 8 days 12 days एंड 15 days रिस्पेक्टिवली। सिंपल क्वेश्चन है कि एक काम को 8 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है एंड सी कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। तो अगर ये सबका सब अगर एक साथ करते हैं तो बताओ कितने दिन में काम कर लेते हैं। अकेले अकेले जो करने बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, अगर सबके सब एक साथ करेंगे तो कितने दिन में कर लेंगे। सिंपल सा इसका देखो, इसको आपका पहला स्टेप आपको करना क्या होता है कि सब का वर्क डन इन 1 day है ना। हमको इसका पहला स्टेप हमेशा स्टेप नंबर फर्स्ट करना ज़रूरी होता है। आपको स्टेप फर्स्ट हमेशा कीजिए, आप वर्क डन निकालो ईच डे, मतलब कि 1 day का है ना, हर पर्सन का 1 day का आप वर्क डन निकालो। सबसे पहला तो आपको ये काम करना, वर्क डन 1 day है ना, एक दिन का, हर पर्सन का आपको वर्क डन पहले एक एक दिन का निकालना होता है। तो ये काम आपको करना है। तो सबसे पहले सबसे अगर मैं एक अगर निकालूँ एक दिन का काम, तो बताओ क्या होगा। सिंपल सा है, तो ए का 1 day का वर्क कितना हो जाएगा, 1/8। बी का क्या हो जाएगा बताओ, ये भी बहुत आसान है, सिंपल सा इसको डिवाइड करते जाओ, 1/12। और सी का इसी टाइप से क्या हो जाएगा, 1/15। ये एक दिन का वर्क निकल गया आपका। अब इसके बाद आते हैं सेकेंड स्टेप। तो ये आपको सेकेंड स्टेप अगर आओ तो सेकेंड स्टेप आपको निकालना है, इसका कलर में चेंज कर लूँ, रुक जाओ। तो सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि दो सबका टुगेदर निकालना है, एक साथ वर्क डन टुगेदर है ना, पर डे टुगेदर, पर डे टुगेदर। बस पहला स्टेप आपको करना है वर्क डन ईच डे का, हर पर्सन का एक एक दिन का। अब उसका पर डे है ना, टुगेदर का पर डे का, अब यहाँ पे टुगेदर करने का सेकंड स्टेप आपको ये करना है। सिंपल सा है, तो एक दिन में ए इतना कर रहा, बी इतना कर रहा, सी इतना कर रहा है, तो उसी दिन है ना, एक दिन में ये तीनों मिला के कितना करेगा बताओ यार। सिंपल सा है, तीनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे है ना, तीनों को ऐड कीजिए। तो 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/15। तो इसका अब एलसीएम निकालो। तो अगर इसका एलसीएम निकालते हो 8 12 15 का, तो कितना हो जाएगा इसका 120 हो जाएगा। ठीक है, तो 120 हो जाएगा। तो 120 का कितना हो जाएगा इसका, इसको अब इसको सॉल्व भी कीजिए तो कितना, 8 को कितने बार पढ़ोगे, 120 आएगा बताओ, 15 टाइम्स पढ़ोगे, बिल्कुल 15 120, 12 दाई 120, उसके बाद 15 120। तो सिंपल था, इसको ऐड करो कितना हो जाएगा 33/120। तो इसको आप क्या करेंगे, किस में दे रखा है 33 बाई, ऐसा कुछ नहीं दे रखा है। तो इसको सिंपल सा, सिंस वर्क डन इन 1 day टोटल कंप्लीट इन द वर्क, इसको जब ये करोगे क्या बोलते हैं, चलिए अब कट कीजिए। पहले कितना 11 का टेबल में कटेगा, 11 11 3 से कटेगा, सॉरी 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12, मतलब क्या हो जाएगा ये बताओ, 11/40, 11/40। ये आपका क्या आ गया, एक दिन का वर्क आया। अब इसमें आपको सिंपल सा टाइम निकालना है। अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, टाइम कंप्लीट इन वर्क डे। जब से आप टाइम निकालोगे तो ऑपोजिट हो जाएगा, सिंपल है इसमें यार। थर्ड स्टेप आपको क्या करना है, इसका टाइम निकालो। तो टाइम अगर निकालते हैं आप तो ये हो जाएगा 40/11। तो इसे आप कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये कन्वर्ट कर 11 33/7/11। तो इसका ऑप्शन नंबर ऐसा, ऑप्शन नंबर ए। देखो इसमें क्या मैंने क्या किया है कि पहले आपको स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, हर पर्सन का एक दिन का, आपको एक पर्सन का एक दिन का वर्क निकालना है। तो जब आप वर्क निकालोगे तो सिंपल सा होता है, ए को जितना दिन उस पूरे दिन में काम कर, उसको 1 से क्या कर दो, 1/8 कर दो, 1/12 1/15। और उसका फिर निकलना 7 वाले काम निकालना, 7 करोगे तो सबको एक दिन का तो निकाल चुके थे, और उसी दिन का सबको ऐड कर दो तो एक दिन का काम हो गया। तो सबको ऐड कर दें, फिर टाइम निकालना है, टाइम इसको अपोजिट कर दीजिए, बस हो गया। ज़्यादा कोई दिमाग लगाने की इसमें बात है क्या, बिल्कुल नहीं है यार। तो कोई अगर टेंशन हो तो बताओ है ना। तो टाइम सिंपल सा होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो मैंने आपको बोल ही दिया, इसको जस्ट उल्टा कर दो, जो भी आपको यहाँ पता है उसको क्या कर दो, उल्टा कर दो। ठीक, 28 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रापेजियम, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ हुज बेस इज इतना एंड द एरिया। सिंपल सा एल्टीट्यूड आपसे पूछा है इसका। तो सबसे पहले बताओ कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ट्रापेजियम का, बताओ एरिया का फॉर्मूला इसमें लगा दिया ना। एरिया जो चीज़ गिवन होता है हम उसका फॉर्मूला लगाते हैं। एरिया गिवन है ना, एरिया इज इतना होता है, अब एरिया का फॉर्मूला लगाओ उसमें। तो एरिया ऑफ ट्रापेजियम इज इक्वल टू कितना होता है बताओ, हाफ इंटू सम ऑफ बेस, हाफ इंटू सम ऑफ बेस इंटू हाइट। और एरिया कितना गिवन है आपका 5.25 गिवन है।
और ये हो जाएगा 1/2। और आपका सम कितना गिवन है, सम गिवन है बेस का 6 सेंटीमीटर गिवन है, और आपसे हाइट पूछा है, इसे कट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और फिर 3 को यहाँ से क्या हो जाएगा 1.25/3 इज इक्वल टू h। इसे आप कट करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 3 बन जाता ना 1.75, ठीक है। तो आपका h का वैल्यू क्या हो जाएगा 1.75 आंसर हो जाएगा। इसको बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ समझने का सिंपल सा एज का फॉर्मूला लगाइए। अब सारी चीज़ गिवन है, एक चीज़ आपसे पूछा है ना, आपको h पूछा है, बाकी सब सारा चीज़ तो गिवन है, इसको सॉल्व करो, आंसर निकाल लो। 29 है, इफ द टू क्वांटिटीज ए एंड बी वेरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। देखो सेम क्वेश्चन रिपीट, देखो सेम ही क्वेश्चन उस वक्त पूछा था, क्वेश्चन नंबर स्टार्टिंग में जो 16 का फर्स्ट पार्ट है, सेम क्वेश्चन देखो एक ही दिन पर डे भी रिपीट होते हैं भाई। एक ही साल 2016 में एक ही क्वेश्चन दो तरीके से पूछा है, सिंपल सा है। क्या कर रहा है कि ए एंड बी वेरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, हमने क्या बताया था, ए एंड बी वेरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दो कंडीशन होता है, या तो ए बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, या तो आपको ऑप्शन ये दे रहेगा, या नहीं तो आपको क्या देगा कि ए बढ़ाएंगे और बी घटाएंगे। इसका मतलब सिंपल है, ए एंड बी कांस्टेंट कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। 30 क्वेश्चन, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था लास्ट में, बच्चे को चल भाई हलवा दे देता हूँ, कुछ ऐसा ही सोचा हुआ एग्जामिनर ने, तो कोई दिक्कत नहीं, चलो हलवा परोसा था खा कर चलते हैं। इसमें पूछा है कि x/y का आपका जो रेशियो है वो है 6/5। तो अब मुझे बताएंगे कि x² + y² x² माइनस, इसमें देखो आपको इसमें फॉर्मूला बिल्कुल नहीं, आप यहाँ पे पहले लिखो जो क्वेश्चन है क्या निकालना है, x² + y² दे रखा है और x² - y²। बच्चे इसमें क्या करते हैं ना कि x - y क्या x + y x - y नहीं यार, ये सब नहीं करना होता है, इसे बिल्कुल ना करो, ये सब करोगे तो बहुत ज़्यादा लंबा लेंदी सॉल्यूशन जाएगा, ये सब नहीं करो, हर जगह फॉर्मूला नहीं लगाया जाता, ओके। तो सिंपल सा देखो, इसका मतलब क्या, जो आपको यहाँ पे दे रखा है ना ये, इसका मतलब ये कि आपका x का वैल्यू 6 दे रखा है, y का वैल्यू 5 दे रखा है। अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे x का वैल्यू पुट कर दीजिए, जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे y का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो x देखो यहाँ पे है, तो x का वैल्यू कितना दे रखा है 6 है, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर कर दीजिए, और y का वैल्यू क्या दे रखा है 5, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर दो, ओके। उसी टाइप से यहाँ पे x है, तो x का 6 स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, बस। अब इसमें फॉर्मूला नहीं लगाना आपको, फॉर्मूला लगाओगे तो बहुत लेंदी क्वेश्चन जाएगा, बनेगा फॉर्मूला से भी लेकिन बहुत ज़्यादा लेंदी जाएगा। सिंपल सा है, 6 स्क्वायर कितना होगा 36 और प्लस 25, उसी टाइप से 6 स्क्वायर कितना 36 माइनस 25। अब बताओ 36 में 25 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 61, और 36 में 25 माइनस करोगे तो कितना था 11, तो 61/11, तो ऑप्शन नंबर इसका है डी, ठीक है। तो 2016 का आपका कंप्लीट होता है टोटल 30 क्वेश्चन। थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई इसमें, क्योंकि मैं बहुत ही इसी आराम से समझाता हूँ, ठीक है। मैं तो एक एक स्टेप लिख के बताता हूँ, अदरवाइज सिर्फ मैं अगर आंसर ही बताऊँ सिर्फ तो फिर कोई फ़ायदा है नहीं, इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा इसमें। और मैं इसके बाद आपको 2016 का क्वेश्चन करवाऊँगा। 2016 में आपको कितने में कोशिश करूँगा थोड़ा फास्ट करने का, लेकिन यार हो नहीं पाता ना, बहुत फास्ट कर ही रहा हूँ, क्योंकि आपको अगर मैं फास्ट कर दूँ तो आपको फिर समझ में नहीं आएंगे, तो इस वजह से मैं आपको अब 2017 का क्वेश्चन करवाऊंगा। आई होप कि आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। और देखो अगर आपने साइंस का PYQ नहीं देखा है तो देखो मैंने साइंस का PYQ पूरा करवा रखा है, 2016 से 2024 तक का मैंने साइंस का PYQ करवा रखा है। और उसमें मैंने आपको हर एक चीज़ एनालाइज A to Z ऑप्शन मैंने बताया कि भाई कैसे होते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना, क्या अप्रोच होना चाहिए, कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कितने रिपीट हो रहे हैं, सारा का सारा चीज़ मैंने उसमें डिस्कस किया है। और आपने नहीं देखा है अब तक तो उसे आप जरूर देख लेना। उसी टाइप से मैंने आपको एक सीरीज़ करवाया था, मास्टरिंग NCERT करवाया था। मास्टरिंग NCERT में मैं आपको हर एक चैप्टर साइंस का, हर एक चैप्टर का मैं 50 से 60 क्वेश्चन मैंने करवाया था वहाँ पे। तो अगर वो भी आप नहीं देखो तो उसे भी देखो, क्योंकि उससे क्वेश्चन एक भी मेरी बाहर नहीं आई, उस चीज़ की मेरी 110% की गारंटी है। मैंने कई बार बोला फिर बोल रहा हूँ। देखो आप जब प्ले लिस्ट में जाओगे तो आपको सबसे पहले एक सेक्शन मिलेगा GMI PYQ साइंस का मिलेगा। देखो यहाँ पे है ना 2016 का है, 2017, 2018, 2019, इस टाइप से मैंने तो 2024 तक का करवा रखा है। अब नेक्स्ट जाओगे तो आपको मास्टरिंग NCERT है ना, एक सीरीज़ है ये जो आपका 30 दिन मैंने कंप्लीट किया है, जैसे डे 1 से लेकर डे 13 तक। वो छोटे छोटे लेक्चर हैं, 11 मिनट, 10 मिनट, 16 मिनट, कुछ ऐसे ऐसे हैं, तो ये आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अब इसे जरूर करके जाना एग्जाम देने के लिए। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टा ID है तो AKadir374 मेरा ID है, तो यहाँ मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो इसे आप लाइक करना ज़रूर, और इसे शेयर जरूर करना अपने दोस्तों से, और कमेंट जरूर करके बताओ मुझे कि वीडियो आपको कैसा लगा। सर इसमें कुछ चेंजिंग करना है,
कुछ मतलब कि अगर आप देखो, मैं आपके लिए अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है, एक काम मैं कर सकता हूँ। वो काम क्या कर सकता हूँ कि मैं आपको पहले से सॉल्यूशन में लिख के लाऊंगा, है ना। जैसे देखो यहाँ पे मैंने ये सॉल्यूशन बताया, मैं इसे पहले से लिख के लाऊंगा और मैं बस उसे मैं समझा दूंगा मैंने ये कहाँ से क्यों कैसे लिखा। अगर आपको ऐसा वाला वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट करो कि सर आप पहले से लिख के लाओ और मुझे यहाँ पे आप मुझे समझा दो। तो उस वैसे क्या होगा ना कि आपका टाइम हाफ कम हो जाएगा, मतलब कि अगर जहाँ पे 40 मिनट लग रहा है तो वहाँ आपको 20 मिनट में समझ में आ जाएंगे। तो अगर वो चाहिए तो मुझे कमेंट करो, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसी तरीके से आपके लिए लेकर आऊँगा कि मैं क्वेश्चन पहले से सॉल्व करके, थोड़ा सा मुझे टाइम देना पड़ेगा घर पे भी, कोई दिक्कत नहीं, मैं इतना दे सकता हूँ। तो पहले मतलब आप बताना मुझे कि सर आपको वैसा चाहिए, तो बिल्कुल मैं वैसे लेकर आऊँगा, ठीक है। अब मुझे कमेंट जरूर करना है आपको जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ इसी टाइप से चाहिए कि मैं उसे पहले से लिख के लाऊँ, फिर मैं आपको यहाँ पर समझाऊँगा वैसे चाहिए, ठीक है। ये दोनों चीज़ बिल्कुल यार आप कमेंट ज़रूर करना, ताकि मैं भी जानूँ कि आप कैसा चाह रहे हो और मैं भी उसी टाइप से आपको दूँ जैसे आप चाहोगे वैसे ही मिलेगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।